जी बच्चे नमस्कार, सभी को राम राम। हाँ जी भाई, राम राम, नमस्कार सभी को। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? चलो, ऑडियो वीडियो ओके है तो स्टार्ट करा जाए। बता दो एक बार फटाफट। अगर ऑडियो वीडियो ओके है तो स्टार्ट करा जाए। हम्म। यस सर, ओके है। सर मैंने कन्नौज पूछा था कहाँ है। आपने कन्नौज पूछा था कहाँ है? अच्छा, भाई में ही ठीक है। बेटे कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, यूपी में आज के हिसाब से यदि मैं बात करूं। यूपी उत्तर प्रदेश है ना। कमेंट आने शुरू हो गए हैं। सन्नी कह रहा है यूपी में। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके है सर, ओके है, चलेगा। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। और लास्ट क्लास में हमने क्या करा था बेटे? कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करा था। सिर्फ और सिर्फ कि भाई देखो, 2 मिनट एक बार मुझे ना फटाफट से ये बोल दो कि यही बैकग्राउंड ठीक है या ब्लैक ठीक है। अब मतलब ब्लैक लगाता हूं तो फिर बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि नहीं दिख रहा है ना। फटाफट से कमेंट कर दो एक बार सभी। एक बच्चा कह रहा है ब्लैक, सिर्फ एक बच्चा। बैकग्राउंड के लिए फटाफट बोल दो, कल भी यही इशू था। चलो ब्लैक कह रहे हो आप लोग। ब्लैक बैकग्राउंड कर लिया जाए। लो भाई, ब्लैक बैकग्राउंड कर लिया जाए और पेन का कलर वाइट ही रखा जाए। यही बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। तो देखिएगा, हम चल रहे थे हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पे। हरियाणा का इतिहास है ना, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का इतिहास यदि मैं बात करूं, लो भाई आंधी शुरू हो गई, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है। और इन केस वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं आज तक, मतलब यहां पे नहीं हुआ है। बट इन केस बीच में कोई डिस्कनेक्शन या कोई इशू होता है तो आप लोग समझ जाना, ये मौसम की कहानी है सारी। हिस्ट्री में मैंने अभी तक क्या बताया था कि सेकेंड सेंचुरी में यानी दूसरी शताब्दी में हमें यमुनानगर के सूब से क्या मिले हैं बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से समझ जाना, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। और मौसम के जो हालात हैं, जगह जगह से कमेंट भी आ गए हैं। तेज आंधी, नरवाना में तेज आंधी और तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी, मौसम विभाग से हो। चलो, हरियाणा में संगीत, कंप्लीट हरियाणा में संगीत है या नहीं ये हमें नहीं पता लगा था। और दूसरी कि संगीत की कौन सी कला, दूसरा मुद्दा बड़ा था कि संगीत की कौन सी कला है। संगीत की कौन सी कला है बच्चे, ये हमें नहीं पता लग पाया था यहां तक। ये 2 मुद्दे अछूते रह गए थे। और इसके जस्ट बाद हमने पढ़े थे राजा हर्षवर्धन की संपूर्ण कहानी। 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ था और राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में इनका मेन प्रभाव रहा है।
मैंने आपको मैंने आपको यह भी बताया था बच्चे, बिल्कुल, मैंने आपको यह भी बताया था कि हर्षवर्धन कब था, 7वीं शताब्दी में, है ना। 6ठी शताब्दी में ये वंश आ गया था, वर्धन वंश। 6ठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और 7वीं शताब्दी में ये राजा बने थे, है ना। और इसके बाद 8वीं शताब्दी में जो एक क्वेश्चन मैंने कल लास्ट में लिखवाया था कि इसके बाद यानी वर्धन वंश के बाद या पुष्यभूति वंश के बाद कौन सा वंश आया, ये सवाल आज क्लास ऑफ कर दो। नहीं बेटे, जहां तक क्लास चलेगी बिल्कुल नहीं, जहां तक क्लास चलेगी वहां तक पढ़ेंगे। देखिएगा, 8वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश यहां हरियाणा में रहा था। गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं शताब्दी में काफी प्रभावी रहा है। इसके अलावा बेटे तोमर वंश जो है ना, करीब करीब 8वीं शताब्दी से ही दिल्ली में, यदि मैं बात करूं। यहां पे एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आज के दिन कैपिटल जो है हरियाणा की, इतिहास को रिलेट करके तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटे। कैपिटल ऑफ एचआर यानी हरियाणा आज के दिन क्या है, आज के दिन यानी नाउ दिस इज चंडीगढ़। आज के दिन हरियाणा की राजधानी हम किसे बोलते हैं, चंडीगढ़ को। लेकिन आप सभी को यह बखूबी पता होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी हरियाणा जीके पढ़ा होगा, कि पहले के समय में जैसे ही मतलब तोमर राजा आए थे, अनंगपाल तोमर की मैं बात करूंगा, अनंगपाल द्वितीय की बात करूंगा, और उसके बाद फिर चौहान वंश आया था, या एग्जैक्ट मैं कह लूं 12वीं शताब्दी के आसपास, उस समय के आसपास 12वीं शताब्दी में दिल्ली जो है हरियाणा की राजधानी होती थी। दिल्ली जो है हरियाणा की राजधानी होती थी 12वीं शताब्दी में। एक अभिलेख है, लांडनू अभिलेख। लांडनू अभिलेख, लांडनू रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि उस समय दिल्ली हरियाणा की राजधानी होती थी। एग्जैक्ट कैपिटल का वर्णन जो है। इसके अलावा मेरे बच्चे बस इधर उधर के कमेंट नहीं, सिर्फ कंटेंट पे फोकस रखो। इसके अलावा देखिएगा, इससे पहले भी सारी कहानी दिल्ली से रिलेटेड थी, तो इतिहासकार एक अंदाजा लगाते हैं कि 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में भी स्थानेश्वर और दिल्ली ही मेन प्रभावी एरिया था। धीरे धीरे वो हांसी हिसार पे भी शिफ्ट होगा। और देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश आया, और फिर मैंने कल आपको बताया था 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में क्या होता है। अब आज से हमें क्या पढ़ना है कि 9वीं शताब्दी में क्या होता है। ये जो दो क्वेश्चन यहां पे अछूते रह गए थे, ये आंसर मिल जाएंगे इसके हमें। 9वीं शताब्दी में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। हिसार के अग्रोहा से, कहां से, मैं कह रहा हूं हिसार अग्रोहा से। हिसार में कहा, अग्रोहा से। यहां से हमें क्या मिलता है बेटे, यहां से हमें दो चीज मिलती। पहली, एक हमें मिलती है ईंट, है ना, और एक हमें मिलती है मृदु भांड। मृदु भांड, आप सभी को यह पता होगा कि ये मृदु भांड क्या होता है। जिसको नहीं पता, हरियाणा के कल्चर से यदि जुड़े हुए हो, ये भांड जो है ना बेटे, ये मिट्टी का एक घड़ा होता है। जो आपने रागनी गायक देखे होंगे, जब भी कोई स्वांग होता है ना, वो अंगूठियां पहन के और उसको घड़े को बजाते हैं, तो वो भांड होता है, मृदु भांड होता है। और हमें 9वीं शताब्दी में क्या मिला है, मुख्यतः मृदु भांड से ही सारी कहानी क्लियर हुई है। मृदु भांड मिला है, कहां पे मिला है, हिसार के अग्रोहा में मिला है। मिट्टी के मटके, बिल्कुल सही बात है, मिट्टी के मटके, मृदु मिट्टी ही होता है। और इसके ऊपर क्या था बेटे, इसके ऊपर ना संगीत के 7 स्वर थे। संगीत के 7 स्वर थे। अब इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। वो क्या है कि संगीत के 7 स्वर इन दोनों चीजों पे, संगीत के 7 स्वर इन दोनों चीजों पे थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये संगीत जो है इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं साक्ष्य है।
बेटे अच्छा तब लगेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, है ना। इधर उधर की फीलिंग्स से ज्यादा सिलेक्शन पे फोकस करो। आपको एक चीज बताता हूं, याद रखना, जीवन में आपके शब्द, आपके शब्द आपका जीवन तय करते हैं। आपके शब्द आपका, सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही बैच में लिखते हैं, सर इस बार पूरी कोशिश करेंगे, इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन लें। अब ये देखो, मैं कभी भी इस शब्द को ये नहीं मानता, ये जो शब्द है ना कोशिश, मैं कहता हूं इसको जीवन से निकाल फेंको। ये शब्द है कोशिश, इसको जीवन से ही निकाल फेंको। ये अपने आप में बहुत कमजोर शब्द है। भाई उद्वीर, करियर विल हेल्पलाइन नंबर से कल भी आपको ये बोला था बच्चे, शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट में आपके इधर उधर के जो भी डाउट है वो पूछो। जब कंटेंट में करा रहा हूं तब इधर उधर के, कल भी बोला था बेटे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं, सोचो मैं आपको ये बोलूं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, तंदुरुस्त हो, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हो, और मैं बोलूं कि चलने की कोशिश कर, चलने की कोशिश क्या, मैं तो चल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये शब्द उसके लिए अच्छे लगते हैं जिसके पैरों में भयानक चोट आई हो, पैर नीचे भी ना रखा जा रहा हो, उसको यदि बोले, यानी एक बेचारी सिचुएशन में होता है। ये अपने आप में बहुत कमजोर शब्द है। और बच्चे यकीन मानना, जैसी वाइब्स आप रखोगे ना वैसे ही एटमोस्फेयर से टकरा के वापस वो वाइब्स आती है। आप पॉजिटिव और एक भयंकर एटीट्यूड रखोगे ना, आप यदि बोलोगे सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो स्टार्टिंग में ही आपने गिव अप कर दिया कि कोशिश करेंगे। अगर आप बोलोगे कि हम इस बार सिलेक्शन लेंगे, तो सारा ही फर्क आ गया मेरे बच्चे, सारी ही कहानी फर्क आ गई। आपका एक अटल निश्चय है। तो अपने शब्दों से, जीवन में छोटे से छोटा शब्द भी यूज करो, किसी के लिए भी यूज करो, तो बहुत सोच समझ के यूज करना, वहीं से आपका सारा जीवन चलता है। चलेगा, देखिए ध्यान दिए, मृदु भांड पे संगीत के 7 स्वर थे। अब यहां से ये अंदाजा लगा लिया कि मिट्टी का घड़ा या ये ईंट, ये तो प्रत्येक घर में होता है, हरियाणा के प्रत्येक घर में होता है। यानी पूरे हरियाणा में संगीत कब आया, यदि ये सवाल आ जाए, पूरे हरियाणा में संगीत कब आया, तो 9th सेंचुरी में आया, 9वीं शताब्दी में आया। और संगीत की कौन सी कला थी, चूंकि ये 7 स्वर यहां पे लिखे हुए थे, तो इस चीज का भी यहां हमें जवाब मिल जाता है, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य हमें मिले हैं। ये पूछेगा जो हमें अग्रोहा से अभिलेख मिले हैं, ईंट है या मृदु भांड है या और कुछ भी है, जो साक्ष्य हैं किसी चीज के, उनको हम अभिलेख कह देते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो, ठीक है, उन्हें हम साक्ष्य जो है उन्हें हम रिकॉर्ड कह देते हैं। अगर आपको बोले कि 9वीं शताब्दी में जो अग्रोहा से अभिलेख मिले, तो किस संगीत के अभिलेख मिले हैं, तो क्या जवाब दोगे बेटे, शास्त्रीय संगीत के आपको अभिलेख मिले हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो डाउट में रह गए थे, जो अछूते रह गए थे, ये भी हमारे क्लियर होते चले गए, है ना। चलो, ओके है यहां तक, काफी हद तक। कुछ ना कंटेंट यहां से बचा के रखूंगा, मतलब इतना गहराई में है हरियाणा का कंटेंट, उनको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, देखना। एक एक दो क्लासेस यहां भी क्वेश्चंस की हम कर लेंगे, और अलग से बैच तो आएगा ही, एक दो क्लासेस हम इस बैच में भी कर लेंगे, और वहां क्वेश्चन से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, जो भी अछूता रहेगा। कुछ पार्ट ये समझ लेना जानबूझ के क्वेश्चन मार्क में छोड़ा है, जो कि इस बैच में 110% पूरा करूंगा। हालांकि इसी बैच में जो कुछ कराया जाएगा, आधे से ज्यादा बच्चों ने वो भी नहीं पढ़ा होगा, इतनी श्योरिटी मैं लेता हूं। चलो, प्रीवियस वीडियो के लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा ऐप में दिक्कत चल रही है, आज शाम तक ठीक हो जाएगी, सभी प्रीवियस वीडियो आपकी आ जाएंगे, है ना। 15 से 20 दिन के अंदर आपका बैच आ जाएगा, प्रैक्टिस बैच। चलो, अब बात आती है कौन सी, 11वीं शताब्दी की बात आती है। 11वीं शताब्दी,
आपको मैं ये बता दूं, मैं एक अपना अंदाजा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। हरियाणा की सारी कहानी, या मैं कैपिटल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैपिटल्स को पुराने समय से, महाभारत के समय से, और करीब करीब मैं कहूंगा 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी तक मैं ये मानता हूं सब कैपिटल क्या होती है, सबसे मुख्य एरिया। मैं ये मानता हूं KKR कुरुक्षेत्र उस समय स्थानेश्वर कहा जाता था, बाद में थानेसर कहा जाने लग गया। फिर इसके बाद मुद्दा शिफ्ट होता है दिल्ली पे। दिल्ली पे मैं कहता हूं कि करीब करीब ये लगा लो 8वीं से नहीं, मैं कहूंगा इसको 11वीं शताब्दी तक, 8वीं नहीं, मैं इसको कहूंगा 11वीं शताब्दी तक काफी हद तक प्रभावित है। और यही मैं 11वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी तक मैं कहूंगा कि दिल्ली ही मुख्य कहानी थी। और 13वीं के बाद दिल्ली तो रहेगी ही, 13वीं शताब्दी के बाद दिल्ली तो रहेगी हरियाणा की सबसे प्रभावी कहानी। साथ में दिल्ली प्लस में हिसार हांसी जो है ना बेटे, हांसी की सीट बहुत मुख्य हो जाएगी। आपको यदि ना पता हो ना, लोग कहते कि पानीपत पे अटैक करा है बाबर ने 1526 में। बेटे 1525 में हरियाणा में आया था बाबर। हरियाणा में बाबर कब आया? 1525 में आया, और सबसे पहले उसने हांसी की ही सीट जीती और हुमायूं को वहां छोड़ दिया था। उसके बाद वो पानीपत की तरफ बढ़ा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। चलो, तो 11वीं शताब्दी में क्या होता है देखो, अभी यहां चल रही है कहानी तोमर वंश। तोमर वंश, और इससे भी जस्ट पहले, इसको मैं छेड़ूंगा अभी 11वीं शताब्दी में, उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं, हल्की सी भूमिका बना देता हूं। एक मिनट रुकिएगा बच्चे। तोमर वंश से पहले बच्चे आप सभी को पता होगा महमूद गजनवी भारत में आया। महमूद गजनवी जो है ये भारत में आया। आप सभी को पता है 1001 से लेके 1027 तक इसने भारत पर, पूरे संपूर्ण भारत पर 17 आक्रमण करे। ये खास बात है, ये समझ जाना, ये अफगानी ताकत है, ये बाहरी ताकतें आएंगी अभी, इनका क्या प्रभाव रहा है हरियाणा पे ये हम समझेंगे। 17 आक्रमण किए, और इन आक्रमणों की एक विशेष बात रही, बहुत खास बात रही है। देखो 17 आक्रमण करे और सभी सफल आक्रमण, सभी सफल आक्रमण। ये भारत की तरफ क्यों बढ़ा, अफगानी ताकत भारत की तरफ क्यों आई, ये मैं आपको बता देता हूं। इसके पिताजी की दरअसल मृत्यु कर दी थी। जो पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा होता था, है ना, पेशावर की साइड, इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो इसने 2 कस्में खाई थी कि एक तो, सबसे पहले तो बगदाद के खलीफाओं ने भेजा था इसके पिताजी को कि सबसे पहले मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। पहली कसम ये थी इसकी। और दूसरी बहुत इफेक्टिव चीज थी, ध्यान से सुनना, ये कसम खाता है कि मैं लगभग हर साल भारत पे आक्रमण करूंगा, लगभग हर साल भारत पे आक्रमण करूंगा। ये 2 कस्में खाई थी। हालांकि ये 1000 में पहला आक्रमण करता है, लेकिन HSSC और SSC 1001 मानती है बेटे। इस बात को जहन में बिठा लेना, ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कवर कर लो उनको, पे कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबुक्तगीन, बिल्कुल इतिहास की कहानी प्रमोद आपको पता है, मैं नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि उसकी गहराई में फिर घुस जाऊंगा। तो बच्चे, इनके पिताजी को मार दिया था, ये 2 कस्में इन्होंने खाई थी। 1001 में ये पहला आक्रमण करते हैं, और वो आक्रमण नहीं था क्योंकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए SSC और HSSC उसको आक्रमण नहीं मानती। और ये प्रीवियस ईयर का बार बार पूछा गया सवाल है कि महमूद गजनवी ने भारत पे पहला आक्रमण कब करा। तो बेटे याद रखना, उसको 1001 ही आप मार्क करेंगे। हो सकता है इतिहास के कोई टीचर आपको, कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इतिहास का कोई टीचर आपको ये बता सकता है
कि महमूद गजनवी ने 1000 में पहला आक्रमण करा। बिल्कुल सही बताएंगे, वो पहला आक्रमण 1000 में ही करा था, लेकिन निष्कर्ष जो निकला था वो 1001 वाले का निकला, इसलिए एचएसएससी और एसएससी इसको पहला आक्रमण मानते हैं। ध्यान रखना, महमूद गजनवी गजनी का शासक था बेटे, गजनी का शासक। मोहम्मद गौरी आएगा इसके बाद, वो भी अफगानी ताकत है, जो कि पहले गौर प्रांत का शासक था, बाद में गजनी पे भी राज करता है, वो भी आपको समझाऊंगा। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करा इसने, और इसकी खास बात यह थी कि 17 के 17 सफल आक्रमण रहे। 1001 में बेहिंद पे करा है, 6 में मुल्तान पे, 1009 में पेश। हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा में इसने क्या करा है। तो बेटे ध्यान से सुनना, इसने हरियाणा में जो आक्रमण करा है, पहले आता है 1009 में हरियाणा की तरफ, यानी थानेसर की तरफ। लेकिन ये देखता है कि मैं इस समय इतनी सक्षम सेना के साथ नहीं आया हूं। मैं कह रहा हूं 1009 में स्थानेश्वर या थानेसर की तरफ रुख करता है। जिनको डाउट है ना, एक बार समझ लेना। लेकिन ये इसको असफल आक्रमण नहीं कह सकते, इसे लगता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। इसकी एक विशेषता थी महमूद गजनवी की। 17 के 17 सफल आक्रमण क्यों है? क्योंकि अपना पूरी जान लगा देता था, जो भी आक्रमण करता था बहुत दिमाग से करता था। इसी तरह आपको एचएसएससी की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी बना के, और पूरी जान झोंक देनी चाहिए एक ही बार में। बिल्कुल बिल्कुल एक ही बार में पार लगानी है नहीं है। तो 1009 में स्थानेश्वर की तरफ आया, लेकिन ये वापस लौट गया। इसे लगा कि शायद हो सकता है मेरी हार हो जाए, और ये हार शब्द ये जीवन में देखना ही नहीं चाहता। ये वापस लौट गया, तो इसको असफल आक्रमण नहीं कह सकते, कह सकते हो कि स्थानेश्वर के बाईपास से निकल गया, है ना। फिर आता है ये हरियाणा में, स्थानेश्वर में ही 1014 में। 1014 में राजा जयपाल था यहां पे, स्थानेश्वर में ही 1014 में, है ना। और 1014 में आता है, तो बेटे ये एकमात्र हरियाणा पे ऐसा आक्रमण रहा है, और इस आक्रमण से बार बार सवाल भी पूछे जाते हैं, बार बार सवाल। क्यों? क्योंकि ये स्थानेश्वर से क्या लूट के ले गया था, मुद्दा ये क्वेश्चन मार्क, लूट के ले गया था बेटे चक्र स्वामी की मूर्ति, भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति। भगवान चक्र स्वामी, भगवान विष्णु की मूर्ति ले गया था यहां से। महमूद गजनवी 1014 में थानेसर पे या स्थानेश्वर पे आक्रमण करता है, और ये चक्र स्वामी की मूर्ति अपने साथ ले गया। ये पूछेगा, एचएसएससी ने बार बार पूछा है कि 1014 में बेटे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हो आप, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु दोनों ही चक्र स्वामी स्वरूप कहलाते हैं। खुद समझो, दोनों के पास ही चक्र था। अपना अपना मानने की बात है ना। चलो, अपने वाला ज्ञान अपने पास रखो, कोई इशू नहीं है। और कुरुक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखे तो महाभारत यहां हुई थी। कुरुक्षेत्र के लोग यहां वाले जो है वो लॉर्ड कृष्णा को मानते थे, ठीक है, चक्र स्वामी। अदरवाइज मोस्टली जो लोग हैं भगवान विष्णु को मानते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बस ये है यहां से क्या लूट के ले गया था, चक्र स्वामी की मूर्ति। इसकी एक आदत थी, सभी आक्रमण इसने कहां करे हैं, देखो पुराने समय में मंदिरों में सोना होता था, ये मंदिरों पे आक्रमण करता था और लूट करता था। लेकिन ये मूर्ति पूजा से नफरत करता था, ये मुस्लिम था, और मुसलमानों में मूर्ति पूजा नहीं होती, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है। इसलिए ये महमूद गजनवी जो है ना, मूर्तियों को नष्ट कर देता था। तो इसको एक उपाधि भी दी गई है। पूछेंगे मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है? मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को नष्ट करने वाला। मूर्ति भंजक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? महमूद गजनवी जो है मूर्ति भंजक है ना।
तो देखो, अब इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि चक्र स्वामी की मूर्ति को इसने यहीं पे नष्ट कर दिया था, कुछ कहते हैं, अलग अलग इतिहासकार है ना, कुछ कहते हैं कि अपने साथ उसको गजनी ले गया था और अपने दरबार में इसने उस मूर्ति को चौखट में चिनवा लिया था, ताकि आते हुए भी उसको ठोकर मारे और जाते हुए भी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये मूर्ति अपने साथ ले गया और उसने मक्का और मदीना की सीढ़ियों में चिनवा दी, उस मूर्ति को मक्का मदीना की सीढ़ियों में चिनवा दिया था, इसलिए ताकि लोग आते हुए भी उसे ठोकर मारे और जाते हुए भी उसे ठोकर मारे। ये कहानी थी हरियाणा से रिलेटेड। अब देखो, 17 आक्रमण करे, उनमें से आपको 2 ही याद रखने हैं। कौन कौन से? 1014 में स्थानेश्वर पे, दूसरा 1025 में इसने गुजरात के सोमनाथ पे, गुजरात सोमनाथ पे अटैक करा और वहां से लूट करी। ये क्यों याद रखना है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आगे चलेंगे। शायद आज ही की क्लास में वहां तक कहानी हो जाए। और मुझे फटाफट से बता दो, क्या यहां तक ओके है? यहां तक सभी को समझ में आया है? यहां तक ओके है? नोट कर लिया है? फटाफट बता दो बच्चे। 1025 में कौन सा आक्रमण किया था? सोमनाथ में बेटे, सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ गुजरात। ठीक है, हुआ। चलिएगा, एडजस्ट कीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा इशू लाइट की वजह से ही हो रहा है, जैसे जैसे पावर। चलिए, आ गया वापस। कर लिया है यहां तक नोट? अच्छा, तो सुरेंद्र बताओ तो मुझे, कहाँ क्या कहानी बची हुई है, बताओ फटाफट। सुरेंद्र, आपके कमेंट के इंतजार में हूं। हाँ, बस बस बस, यही चाहिए कि लाइन वाइज लिखवा दिया करो, है ना बेटे? क्या आप छठी कक्षा में पढ़ रहे हो? हाँ, कि एक एक लाइन लिखवाई जाए? क्या आप छठी कक्षा में पढ़ रहे हो? मृत्यु कैसे हुई बेटे? गजनवी की मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण। बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। कौन कौन से नंबर के आक्रमण, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और बेटे, ये मैं इसलिए इसलिए नहीं डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि कुछ इतिहासकार 99 वाले आक्रमण से शुरू करते हैं और कुछ 1000 वाले से, है ना? तो यदि मैं इस चीज का अब रिप्लाई करूंगा ना,
इस चीज का अब रिप्लाई करूंगा तो अपना ज्ञान शुरू हो जाएगा, नहीं सर ये नहीं है ये, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। चलो यहां तक नोट कर लिया है तो आगे चला जाए। देखिएगा महमूद गजनवी का सिर्फ कितना प्रभाव है हरियाणा पे? बता भाई अनूप, क्या कराना है, क्या रह गया? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, ये वही तो कह रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस या इंडियन हिस्ट्री पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो बच्चे मुझे पता है कि हरियाणा से रिलेटेड कितना, कोई नहीं भाई अनूप, आपको तो एक बार आपसे बात करके स्पेशली फिर आपका ये सारे बैचेस में ब्लॉक करवाऊंगा, क्योंकि देखो कुछ तो मेरी तरफ से भी आपके लिए होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आके कुछ भी लिखते रहो, सिर्फ मेरे ही बैच में नहीं, आपकी तो आदत है, पर किसी के भी बैच में ऐसा कुछ लिखते होगे, चाहूं तो इनको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन आप सिर्फ इतना जरूर पूछूंगा एक बार कि क्या इशू हो गया, क्या बच गया था हरियाणा से रिलेटेड, है ना। चलो, तो महमूद गजनवी से रिलेटेड सिर्फ क्या याद रखना है, 1014 में कहां आक्रमण करा है? स्थानेश्वर पे आक्रमण करा है, या कह लो थानेसर पे आक्रमण करा है, और यहां से क्या ले गया था? चक्र स्वामी की मूर्ति लूट के ले गया था, और चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट कर दिया था इसने। अलग अलग तथ्य हैं कि किसी भी प्रकार से उसने नष्ट करा हो। आपसे स्टोरी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि कौन सी मूर्ति लूट के ले गया था, या फिर महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि मिली है, तो क्या बोलोगे? मूर्ति भंजक। क्या बोलोगे बच्चे? मूर्ति भंजक। एक चीज याद रखना, ये भारत पे ना आक्रमण करने आता था, भारत को लूटने आता था। हौसला दे रहे हैं बच्चे कि सर ये एक दो बच्चा होता है ना, ये हमेशा ऐसे ही कहता है, और मस्त समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे वो तो मुझे भी पता है, तभी यहाँ छठा बैच शुरू हुआ है ना, है ना। तो कोई बात नहीं, इन लोगों का भी स्पेशल धन्यवाद है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, इसका पौत्र यानी पोता, इसका पौत्र होता है मसूद। हरियाणा पे इतना प्रभाव, बेटे फटाफट से अनूप यदि बैठा है ना, या कोई भी बच्चा ये बता दो कि मसूद ने हरियाणा पे कब आक्रमण करा? मसूद ने हरियाणा पे कब आक्रमण करा? या मादूद, मादूद नहीं था, ये माऊदूद था। माऊदूद ने हरियाणा पे कब आक्रमण करा? क्या कोई बता सकता है? नहीं। चलो, मसूद कौन था पहले, ये बात है, ये था गजनवी का पौत्र, महमूद गजनवी का पोता। इसने 1037 में हरियाणा पे आक्रमण करा, 1037 में हरियाणा पे आक्रमण करा। और मेरे बच्चे यहां पे शासन होता था कुमार पाल देव का उस समय, कुमार पाल देव का, जो कि चालुक्य वंश के या सोलंकी वंश के राजा थे। और कुमारपाल देव और मसूद का आमना सामना होता है, कुमारपाल देव हार जाते हैं और मसूद यहां से जीत जाते हैं। मसूद की यहां पे जीत होती है। ये एक छोटा सा घटनाक्रम भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो मसूद की यहां पे जीत होती है, सिर्फ इतनी सी कहानी है। पर याद रखना, मसूद भी अपने दादा की सीढ़ियों पे चलता आ रहा था, उनके पच्चीनों पे चलता आ रहा था, वो सिर्फ यहां लूट करने आया था हमेशा की तरह। लेकिन मादूद ने क्या सोचा था? मादूद ने सोचा था, ये मादूद कौन था? ये मसूद का बेटा, मसूद का बेटा था माऊदूद। और ये सारी कहानी है बेटे कहां? फांसी की। अब फिर से मादूद जो है ना, कुमारपाल देव पे अटैक करता है, कुमारपाल देव पे अटैक करता है। और बच्चे ये एक बार फिर से भिड़ते हैं फांसी में, है ना। ये सारी कहानी सिर्फ 6 वर्ष बाद की है, यानी 1043 में, 1043 में फांसी में ये लोग आपस में भिड़ते हैं। बच्चे इस बार ये एक निष्ठा, एक
पूरे मतलब सोच समझ विचार करके आया था कि हमें सिर्फ लूट नहीं करनी, हमें अपना क्षेत्र भी बढ़ाना है और हमें राज करना है भारत पे। और जिसकी भनक कुमारपाल देव को लग गई थी, कुमारपाल देव मेन शासन इनका गुजरात में था, इनकी जो राजधानी थी, और वहां से पूरे उत्तर भारत में इनका शासन था। हांसी में ये लोग भिड़ते हैं और बच्चे कुमारपाल देव इस बार इनको खदेड़ देता है और इस बार कुमारपाल देव की जीत होती है। ये कहानी है 1043 की। अब मुद्दा आता है कि तोमर वंश, मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग राजा प्रभावी रहे हैं तोमर वंश के दिल्ली की गद्दी पर। 736 से लेके अनंगपाल तोमर फर्स्ट से लेके अलग अलग समय पे तोमर वंश के एक राजा थे, तोमर वंश के एक राजा थे जिनका नाम है अनंगपाल तोमर। क्या नाम है बच्चे? अनंगपाल तोमर। यहां से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आता है। आप सभी को पता है सूरजकुंड कहां पे है? सूरजकुंड कहां पे है? पहला आक्रमण हरियाणा में 1009 मानेंगे या 1014 मानेंगे? बेटे 1009 वाले का तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला अक्षय। जिसका निष्कर्ष निकलता है उसी को हम मानेंगे। तो 1014 वाला ही हरियाणा पे एकमात्र आक्रमण था, 1009 वाला आक्रमण ही नहीं था। सूरजकुंड फरीदाबाद में है, काफी बच्चों ने बता दिया है। तो याद रखना अनंगपाल तोमर ने ही सूरजकुंड का निर्माण करवाया। पूछेगा कि सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? अनंगपाल द्वितीय बोले या अनंगपाल तोमर बोले? लेकिन एचएसएससी में क्वेश्चन आया था तो इनका नाम दिया गया था सूरजपाल तोमर। तो बेटे इनका नाम सूरजपाल पड़ गया जब से इन्होंने सूरजकुंड बनवाया। तो अनंगपाल सेकंड भी आ सकता है, अनंगपाल तोमर भी आ सकता है, या सूरजपाल भी, कोई भी नाम बोले समझ जाना कि वो उसी व्यक्ति की बात हो रही है ना। चलिए, वो स्टूडियो शिफ्ट करा था, गर्मी का कारण यही है कि शिफ्ट हो गया ठीक ठाक घर पे, और लाइट्स काफी हीट कर देती हैं स्टूडियो में। तो अभी एसी की फिटिंग और बाकी है, तो 1-2 दिन में वो भी एडजस्ट करता हूँ। कोई इशू नहीं है बेटे, ध्यान देना आपका कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से मिलना चाहिए। तोमर वंश, अनंगपाल तोमर कब से कब तक रहे हैं बेटे? 1051 से 1081। तोमर वंश यहां पे काफी प्रभावी था, तोमर वंश। और इस बार ग्राम सचिव का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि तोमर वंश को किसने हराया? तोमर वंश को किसने हराया? कोई बात नहीं, परेशानी मेरी पूरी हो जाती है जिस दिन वो सिलेक्शन वाले मैसेजेस आते हैं। बेटे तोमर वंश को याद रखना, तोमर वंश को किसने हराया ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तोमर वंश को 12वीं शताब्दी की बात आ जाती है। अब एक वंश का आपने नाम सुना होगा, चौहान वंश, है ना। तो यहां पे 2 कहानी आ जाती है। एक होता है अर्णवराज चौहान, अर्णवराज चौहान। अर्णवराज चौहान ने क्या करा? अर्णवराज चौहान ने तोमर राजाओं को 1039 में हराया, सॉरी 1139 में हराया। अर्णवराज चौहान ने तोमर वंश को या तोमर राजाओं को ये नहीं लिखवाया कि इन्होंने सूरजकुंड फरीदाबाद, अच्छा ये नहीं लिखवाया है भाई। ये लिख लेना कि सूरजकुंड का मेला जो है या सूरजकुंड जो है वो फरीदाबाद में, एफबीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है, अब आराम है। चलो यहां ध्यान दो, अरे बड़े हो जाओ। अब देखो, जैसे ही अर्णवराज चौहान जो है, चौहान वंश के राजा, वो हराते हैं तोमर वंश के राजाओं को,
तुरंत ही इनमें कॉन्फिडेंस आ सकता है, हमने इन्हें हरा दिया है तो हम इनका सफाया भी कर सकते हैं। तो बेटे यदि आपसे पूछा जाए कि किस दिल्ली की गद्दी पे किस चौहान वंश के राजा ने किस चौहान वंश के राजा ने दिल्ली और झांसी की गद्दी को कब्जाया है, तो बेटे याद रखना इन्होंने 1151 की बात है, 1151 की बात है। दिल्ली और झांसी को जीत लिया। दिल्ली और झांसी को दिल्ली और झांसी दोनों को किसने जीता है बेटे? विग्रहराज चौहान बोले या फिर यही विग्रहराज फोर्थ है, विग्रहराज चौहान बोले या विग्रहराज फोर्थ। तो यहां से एक मुद्दा निकल के आया। अब इसका निष्कर्ष समझना कि यदि पूछा जाए तोमर वंश को किस वंश ने हराया, जो इस बार ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था, तो क्या आंसर आ जाएगा? चौहान वंश ने। तोमर वंश को किसने हराया है मेरे बच्चे? तोमर वंश को चौहान वंश ने हराया। यदि पूछा जाए चौहान वंश के किस राजा ने दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करा या तोमर वंश को हरा के दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करा, तब आप क्या बोलोगे? विग्रहराज चौहान। भाई सबसे पहले किसने हराया? अर्णवराज ने। लेकिन दिल्ली और झांसी की गद्दी पे कब्जा किसने करा है? विग्रहराज चौहान ने। क्या यहां तक कहानी समझ में आई है? बता दो फटाफट। क्या यहां तक कहानी ओके है? गजनवी का पोता था सर ये। अरे भाई कमेंट काफी लेट आ रहे हैं शायद, है ना? बहुत अच्छी बात है, ओके है, परफेक्ट है। कुछ नोट करना है इसमें से? कुछ नोट करना है बच्चे इसमें से? समझ आ गया है सर, चलो अच्छी बात है। चलिए आगे चलेंगे। तो आप सभी को पता है अब यहां पे दिल्ली और झांसी पे कौन सा वंश आ गया है बच्चे? दिल्ली और झांसी पर किसका कब्जा हो गया है? चौहान वंश का कब्जा। किस वंश का कब्जा हो गया है? चौहान वंश का कब्जा हो गया है। बहुत अच्छी बात है। काफी ज्यादा। कौन सी शताब्दी चल रही है? भाई 1100 कुछ होता है ना, तो वो 12वीं शताब्दी होती है, ये कल की क्लास में भी बताया था। जैसे अभी 2021 चल रहा है ना बेटे, तो 21st फर्स्ट आपकी सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। कुमारपाल देव किस वंश का राजा था बेटे? चालुक्य वंश, उसी को सोलंकी वंश भी कहते थे। सोलंकी वंश लिख लो या चालुक्य वंश। अक्षय, पिछले बैच में आईपीसी की धाराएं नहीं करवाई बेटे, लास्ट क्लास देखियो एक बार, और उसके लास्ट में क्या बोला है ना वो ध्यान से सुनियो। रोहित, पिछली क्लासेस नहीं दिख रही है। पिछली क्लासेस जिनको नहीं दिख रही हैं उनको शाम तक दिख जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत चल रही है ऐप में, वो शाम तक ठीक हो जाएगी। तोमर वंश देखो, राजा तो चलते आ रहे हैं बेटे 736 से, कोई पर्टिकुलर समय नहीं है। कहीं भी आपको यह नहीं कहा जाएगा कि ये वंश जो है इस टाइम से। हाँ, तोमर वंश के राजाओं का समय दिया होगा अलग अलग, है ना? सर ऑफ कर दीजिए बेटे। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हो, क्या इशू है? नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट पूछ लेना। ओके है, परफेक्ट है।
राहुल कह रहा है अपडेट्स आ गई हैं करेला। चलो बहुत अच्छी बात है। सूरज कुंड कब बनवाया था? सुरेश का भी यही कमेंट आ रहा है, सूरज कुंड कब बनवाया था। बेटे सूरज कुंड की स्थापना किस शताब्दी में हुई है, यदि पूछ ले सूरज कुंड की स्थापना किस शताब्दी में हुई? मेरे बच्चे सूरज कुंड की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड की स्थापना हुई है। लगभग 40 हेक्टेयर के आसपास एरिया में बना हुआ है ये। नहीं करवा रहा भाई आगे, इसलिए नहीं करा रहा, एक रिव्यू ले लेंगे अभी जितना भी करा है, और चौहान वंश से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, निश्चिंत रहना, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं कहता हूं कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना, हैंड रिटन नोट्स, तो बेटे अगर पीडीएफ से पढ़ोगे ना तो कहानी बार बार क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ एक बार बना लिए ना, दोबारा क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैं खुद जैसे पढ़ता हूं ना। सुरेश कह रहा है बुक्स में, अगर मैं 12वीं बोल देता तो बेटे आप 10वीं लिख देते, है ना। बुक्स में क्या दिया है, बुक्स में मैं यही बता रहा हूं आपको कि 1526 में बाबर हरियाणा में आया, है ना। बुक्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो तो छोड़ दो, बुक्स में तो ये दिया हुआ है कि जो रजिया सुल्तान है ना, रजिया, रजिया सुल्तान, देखो हरियाणा की किताब में क्या दिया हुआ है कि रजिया सुल्तान जो है ना, ये किससे प्यार करती थी बेटे? अल्तुनिया से प्यार करती थी, है ना। ये अल्तुनिया से प्यार करती थी, ये हरियाणा के इतिहासकार कहते हैं। जो इंडियन स्कॉलर्स हैं इस हिस्ट्री के, वो क्या कहते हैं कि ये याकूत से प्यार करती थी। ये तो खामखाई बीच में आया। अब बेटे किससे प्रेम करती थी, क्या हमें लेना क्या हमें देना, यदि आपको फीलिंग लेनी हो तो वो अलग बात है ना। याकूत खान से करती थी। मोरक्को से आया था ये, कहां से आया था? मोरक्को से आया था, अफ्रीकन था। कभी ये नहीं पूछेगा वो किससे प्रेम करती थी, हाँ ये जरूर पूछेगा किस वंश की शासिका थी, मकबरा कहाँ पे है, कब से कब तक शासन करा, किसने इसको कैसे, है ना। चलो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे, हैंड रिटन नोट्स बनाना, किस बुक में क्या दिया है, अगर आपको वो मानना है तो आप वो भी मान सकते हो, उस चीज से कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। पर मुझे जो डाटा बताना है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें अपना ज्ञान ऐड ना करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि नेट स्पीड कम है हमारे यहाँ पे आंधी तूफान की वजह से। तो इस वजह से क्लास 5 मिनट पहले ऑफ करने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन बच्चे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या करा है, जो 2 सवाल अछूते रह गए थे कि पूरे हरियाणा में संगीत कब आया है, तो आप सभी को पता लग गया है 9वीं शताब्दी में आया है। दूसरा, संगीत की कौन सी कला थी? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य कहां से मिले थे, या अभिलेख कहां से मिले हैं? हिसार के अग्रोहा से। मृदु भांड पूछे तो भी, ईंट पूछे तो भी कहां से मिली है? हिसार के अग्रोहा से। देखिएगा, इसके बाद यदि मैं बात करूं, महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी 1001 से 1017 तक। बस याद रखना 1025 में गुजरात के सोमनाथ पे अटैक करता है। हरियाणा पे कब अटैक करा इसने? 1014 में। 1009 में आया था पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वापस चला गया। 1014 में राजा जयपाल यहाँ के शासक होते थे, स्थानेश्वर से चक्र स्वामी की मूर्ति ले गया था, और इसे मूर्ति भंजक की उपाधि दी जाती थी क्योंकि मंदिरों को लूटता था और मूर्तियों को नष्ट कर देता था जहां भी आक्रमण करता था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे भी यही करा था। और जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण करा था ना, भीम प्रथम से सामना हुआ था, भीम प्रथम को हराया था इसने, भीम फर्स्ट को हराया था बच्चे।
याद रखना, किस शासक को गुजरात के सोमनाथ पे जब आक्रमण करा है 1025 में, किस शासक को हराया है गुजरात में? भीम प्रथम को हराया है। हर बुक में ना अलग डाटा दिया हुआ होता है बच्चे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी होंगी, या हरियाणा जीएस पढ़ा रहा हूं आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो हरियाणा की तो लगभग सारी पढ़ी होंगी, नेशनल हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, मेंस का सब्जेक्ट है मेरा। तो बच्चे जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, या जो एचएसएससी एग्जैक्ट डाटा मानती है, मैं तो आपको सिर्फ वही बताऊंगा, है ना। क्वालिटी के लिए आप करियरविल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। शायद ऐप की अपडेट आ गई है, इसलिए क्वालिटी का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है। भाई 1014 में चक्र स्वामी की मूर्ति लूट के ले गया था यहां से महमूद गजनवी, सिर्फ भारत पे अटैक करता था, लूट के जाता था, है ना। अब मुद्दा आता है, देखिएगा, गजनवी का पौत्र मासूद जो है कुमारपाल देव पे 1037 में अटैक करता है और जीत जाता है, कुमारपाल देव को हराता है और यहां से लूट करके चला जाता है। मादूद जो कि मसूद का बेटा था, ये सोचता है कि मैं हरियाणा पे या भारत पे कब्जा ही मार लूं, फिर से कुमारपाल देव पे अटैक करता है, लेकिन इस बार कुमारपाल देव तैयार था और जीत इनकी होती है और मादूद हार जाता है 1043, 6 ही साल बाद। फिर तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने बेटे जो 10वीं लिखवाया ना, 10th, 1051 में, 1051 से 81 तक रहे हैं, इन्होंने क्या क्या करा है? सूरज कुंड का निर्माण करवाया है। अब तोमर वंश को किसने हराया है? चौहान वंश ने हराया है, अर्णवराज चौहान, विग्रहराज चौहान। 1000 कुछ है ना बेटे, 11वीं शताब्दी। सूरज कुंड का निर्माण जो है ना 11वीं शताब्दी लिख लेना। सूरज कुंड का निर्माण वो 1000 कुछ था ना, तो 10वीं शताब्दी लिखा दिया, मैंने भी वही मिस्टेक करी। सूरज कुंड का निर्माण है ना, सूरज कुंड, उसको 11वीं शताब्दी कर लो बच्चे, 1000 कुछ है। आप लोग तो कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, मैं भी हो गया। 11वीं शताब्दी, इसका कारण क्या है कि 1051 से 81 तक ये राजा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 11वीं शताब्दी में ही कराएंगे। सुरेश भाई यहाँ पे ध्यान देना, आप जो कह रहे थे ना 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में राजा थे नहीं, तो निर्माण कहां से कराएंगे, है ना। किताबों में तो दिया होता है, बहुत अच्छी बात। चलिए, फिर 12वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा दिया हुआ बेटे, 1039 तक तो तोमर वंश ही था, मैंने कब मना करा। 1039 क्या, 1051 तक तोमर वंश था, सॉरी 1151 तक तोमर वंश था, 12वीं शताब्दी में था तोमर वंश। उसके बाद 12वीं शताब्दी में तोमर वंश को किसने हराया है? 12वीं शताब्दी में तोमर वंश को किसने हराया है और दिल्ली और हांसी पे कब्जा कराया? विग्रहराज चौहान ने या फिर चौहान वंश ने। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए यहां पे हमने क्लास को यहीं रोक दिया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में तोमर वंश की, अरे मैंने कब बोला रोहित, तोमर वंश की स्थापना कहां बोला है, दिखा, तोमर वंश की स्थापना दिखा मुझे, मुझे नहीं नजर आ रहा। देखो ये आपका चौहान वंश है, ये तोमर वंश लिखा है, कहां बोला है तोमर वंश की स्थापना? 1151 में तो तोमर वंश खत्म हुआ है, ये बोला है मैंने। रोहित मुझे एक बात का जवाब दे, नहीं सर 12वीं शताब्दी ही है, मुझे बस ये बता, मुझे बस सभी के सभी बच्चे एक बात बताओ, सूरज कुंड पे ये बहस हो रही है, ये 5वीं स्लाइड खोल रहा हूं, बात कर, देखना ध्यान से, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया? प्लीज हर बच्चा अब साथ देगा, मुझे बताएगा कि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया, मुझे बस ये बता।
सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया है? हो सकता है दो रोहित हो इसलिए इशू आ रहा, नहीं, हाँ दो रोहित हैं, यही दिक्कत हो रही है। सूरज कुंड का निर्माण किसने कराया बच्चे, बस ये बता दो मुझे। सूरज कुंड का निर्माण किसने कराया है? रोहित कमेंट कर दो जो आप तब से डाउट में हो, या काफी बच्चे इसके लिए डाउट में हैं कि नहीं सर ये इस शताब्दी में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किताबों में। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया है? अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया है। क्या इस बात से सहमत हो सारे के सारे? अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया है सूरज कुंड का, क्या इस बात से सहमत हो बेटे सारे? बताओ फटाफट। सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया है। बेटे खत्म हुआ था 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण, 12वीं शताब्दी में जाके खत्म होता है इसका निर्माण, ठीक है। लेकिन निर्माण की शुरुआत कब होती है? 11वीं शताब्दी में ही। अनंगपाल तोमर 1051 से 1081 लिखवाया है मैंने, तो बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। सूरज कुंड भी कब? 11वीं शताब्दी में ही बनना शुरू हो गया, यही मैं समझाना चाह रहा हूं तब से, यही मैं लिखवा रहा हूं कि अनंगपाल तोमर 1051 से 81 है, तो सूरज कुंड 11वीं शताब्दी है, खत्म हुआ है 12वीं शताब्दी में, है ना, ठीक है। चलो नोट कर लिया है तो कल की क्लास में फिर से मिलते हैं और कल फिर से एक बेहतरीन डाटा लेके आते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, खुश रहो, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।